मुझे कभी भी नहीं पता था कि ये सारी बात हुई। जो भी हुआ था उस रात 28 अप्रैल 2017 के दिन, वो सारी बातें, और मैं बस नीचे बैठ के रो रही थी और मेरे हस्बैंड चुपचाप वहीं पे बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस, तो मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा ये लोग मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि, और जब नोटिस आया तब उस नोटिस को देख के मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और मैंने मम्मी को सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मरना तो मुझे है, पर मैं मेरे मम्मी पापा के पास जाके ही मरना चाहती हूँ। पानी। नमस्ते, मैं शिवानी मित्रा विश्वास राजस्थान के सबसे पिछड़ा हुआ तहसील शावात के एक छोटे से गांव नटाई से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक्स आर्मी है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पिताजी अभी खेतीबाड़ी के काम ही संभालते हैं। घर में हम 2 ही भाई बहन हैं, मेरा भाई छोटा है, मैं बड़ी हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है 2017 से, और उस टाइम मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे और मेरा लास्ट ईयर था, और उस बीच मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे और उनमें से एक रिश्ता एमपी से भी आया। और मैं बचपन से मेरी मम्मी के बिना मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मम्मी और मौसियों के बीच में ही पली बड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक नहीं 4 माएँ हैं, पर उस प्यार से पलने वाली लड़की के साथ आगे ये होने वाला था, ये किसी को नहीं मालूम था। फिर हुआ ये कि मेरा रिश्ता जब आया एमपी से, तो उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को इतने हज़ारे मीठे मीठे बातें किए और इतने सपने दिखाए कि आपकी लड़की अगर हमें दोगे तो हम उसे बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। और फिर मेरे पापा ने बोला कि बहुत दूर है एमपी, 350 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, तो उन्होंने ऐसा बोला कि एमपी दूर तो है लेकिन आपकी बेटी जब चाहेगी तब आएगी, घर की गाड़ी है। ऐसी बहुत सारी मीठी मीठी बातें करके पापा मम्मी के दिल जीते, और जीतने के बाद मेरे पापा मम्मी भी उस घर में गए मेरे लिए लड़का देखने। तो फिर हुआ ये कि मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरी शादी क्या इस साल ही करवाओगे? तो मम्मी ने बोला कि अगर लड़का देखने हम जाएंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मतलब शादी फिक्स करके ही चले आएंगे। पर पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि इससे अच्छा रिश्ता और कहीं मिल ही नहीं सकता। फिर हुआ ये कि मेरी शादी वहाँ पे फिक्स करके वो लोग घर आ गए, और घर पे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी वहाँ पे फिक्स करके वो लोग आ गए हैं। फिर मैंने मेरी मम्मी को कुछ नहीं बोला और ना ही मेरे पापा को कुछ बोला, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही फिक्स करके रखा था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी, क्योंकि मेरे पापा जहाँ चाहेंगे मैं वहीं पे शादी करूँगी। तो यही सारी चीज़, और मेरे पापा भी जानते थे कि अगर मैं शादी फिक्स करके आऊँ तो मेरी बेटी का इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसे तो हम बचपन से जैसा बोलते हैं वो वैसा ही करती है। फिर हुआ ये कि शादी के डेट नज़दीक आने लगे और 28 अप्रैल 2017 को मेरी शादी के डेट फिक्स कर दिए गए थे। फिर उस बीच मेरे एग्ज़ाम थे, मैंने आप लोगों को बताया ही है, और मैं एग्ज़ाम के कारण मेरे हस्बैंड होने वाले, उनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी। ना वो मुझे इतना पहचानते थे, ना मैं उनको इतना पहचानती थी, और स्टेट ही अलग थे। हम दोनों फैमिलियों के अंदर कोई कनेक्शन ही नहीं था। फिर भी मेरी शादी इतनी दूर फिक्स कर दिए गए, और फिर जाके मेरी शादी का डेट नज़दीक आ गया, और 28 अप्रैल 2017 को मेरी शादी के डेट रखे गए थे। तो उस दिन मेरी शादी हुई, और शादी के दिन मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा खर्चा किया। शायद एक पिता, वो मेरे पिता ही नहीं, इस दुनिया की सारी लड़कियों के जितने भी मतलब पिताएँ हैं, वो अपनी बेटी के शादी में शायद अपनी ज़िंदगी के आधा कमाई अपनी बेटी के शादी में लुटा देते हैं। पर कुछ लोग आके बोल देते हैं कि क्या अरेंजमेंट था, कुछ भी तो नहीं था। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे शादी के दिन मेरे पापा ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा मेरे शादी में खर्च किए थे। पर जब बारात आए तब उन्होंने बोला कि क्या अरेंजमेंट किया, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें हुई, पर ये चीज़ मुझे कभी भी नहीं पता था कि ये सारी बात हुई, क्योंकि उस दिन मैं दुल्हन बनी थी और मुझे किसी ने ये सारी बातें नहीं बोली थी।
और मैं बहुत खुश थी मेरी शादी को लेके। फिर मैं दुल्हन बन के उस घर में गई और उस घर में जाने के बाद जो भी हुआ था उस रात 28 अप्रैल 2017 के दिन, वो सारी बातों से मैं अनजान थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। और मैं शादी करके खुशी-खुशी उस घर में गई और जब मैं घर पे गई, जाने के बाद हुआ ये कि गृह प्रवेश था। मैं गृह प्रवेश के दिन, गृह प्रवेश शाम को होती है हमारे बंगालियों में, तो गृह प्रवेश हो रही थी और मैं नीचे बैठी हुई थी और मेरी सास ने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया। वो इसलिए था क्योंकि जो भी हुआ था हमारे घर में, उस चीज़ का गुस्सा वो मेरे ऊपर निकाल रहे थे। और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो, मेरा लड़का कोई भिखारी का लड़का नहीं है जो तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो इस घर में। और बहुत सारी ऐसे ज़्यादा बातें मुझे सुनाई। उनके घर पे जितने रिश्तेदार थे वो सब लोग मना कर रहे थे उन्हें, ऐसे कह के उनको समझा रहे थे, पर वो नहीं समझ रही थी। वो मेरे ऊपर हाथ तक उठाने आ गई थी और मैं बस नीचे बैठ के रो रही थी और मेरे हस्बैंड चुपचाप वहीं पे बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतना सा बोला था कि मम्मी इसको इतना मत सुनाओ। तो मेरी सास बोलती है कि अभी शादी हुई है और अभी तू गुलामी करने लग गया है। ऐसे कह के उन्होंने बहुत सारे मुझे ताने सुनाए। और फिर मैं जब गृह प्रवेश के बाद ये सारे फंक्शन निपट गए, फिर 10 दिन बाद हमारे अंदर लड़की को घर पे भेजते हैं पगफेरे में। तो मैं भी पगफेरे में आई थी और आने के बाद फिर मैं जब दोबारा गई तो मैं 5 दिन ही वहाँ पे रुकी थी। इस बीच उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया था, पर मैंने मेरी मम्मी को बताया भी था। तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा कुछ समय लगेगा, धीरे-धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। पर ये सोच मेरी गलत थी और मैं तो यही सोचती हूँ कि जो भी ये सोचते हैं कि धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि वो कभी भी सही नहीं होती है। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हुआ है। शादी को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था और मैं शादी को लेके इतने सपने सजाती थी। मैं सोचती थी कि शादी के बाद मैं घूमने जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए उन लोगों ने। फिर मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बोला कि बेटा हम लोग तुझे लेने आएँगे। तो यही चीज़ मैंने मेरी सासू माँ को बोली कि मम्मी मुझे लेने आएँगे फिर से। तो मेरी सासू माँ मुझे बोलती है कि उनको बोल दो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम नहीं जा सकती हो। ऐसा कह के उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा ये लोग मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोलो अपने पापा से कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो मेरे पापा ने बोला कि तू ऐसा मत बोलना, मैं बात करता हूँ। फिर मेरे पापा ने मेरे ससुर जी को बोला कि आप अभी तो मेरी लड़की को लेके गए हो और इतने सारे वादे और इतनी सारी झूठे दिलासा देके, और अभी आप बोल रहे हो कि तू झूठ बोल, मेरी लड़की कभी भी झूठ नहीं बोलती है। फिर हुआ ये कि उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम चले जाओ। और फिर मैं जब घर आई, घर पे आने के बाद उनका एक फ़ोन आया कि घर पे आने के बाद मैं 2 दिन ही रुकी थी घर पे, और उनके उसके बाद उनका एक फ़ोन आया कि हम तुम्हारी लड़की को नहीं लेंगे। तो मैं घर पे आई और घर पे आने के बाद उन लोगों के मन में क्या था हमें नहीं पता, और मैंने तो इस बात को ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया था कि इतनी सी बात पे ये सब हो जाएगा। फिर उन लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि हम तुम्हारी लड़की को नहीं लेंगे। और मेरे मम्मी ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 15 दिन हुई है, शादी हुई है, मेरी लड़की के हाथों की मेहंदी भी अभी तक सूखी नहीं है, आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो कि लड़की नहीं लेंगे। तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि बस हो गया, बोला ना कि लड़की नहीं लेंगे तो बस नहीं लेंगे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग फ़ोन रखिए। और उन लोगों ने फ़ोन रख दिया, दोबारा कभी उनका फ़ोन नहीं लगा। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कॉल करके मैंने बोला कि अभी शादी हुई है और तुम्हारे मम्मी-पापा ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला कि मैं 25 साल के माँ-बाप के लिए 15 दिन की बीवी को रख नहीं सकता। और फिर
मेरे मम्मी-पापा हम लोग घर पे डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी ने बोला शायद कोई गलतफ़हमी हुई होगी तो हम लोग तुम्हें ससुराल में दे के आएँगे। और फिर जाके हुआ ये कि हम लोग जाने वाले ही थे, क्योंकि 350 किलोमीटर दूर है मेरा ससुराल, तो वहाँ पे जाने में भी टाइम लगेगा। और उतने में ही एक नोटिस आया और उन लोगों ने मेरे खिलाफ़ डिवोर्स फाइल कर दिए थे। बहुत सारी मेरी बुराई उसमें लिखी हुई थी और ये सब लिख के उन लोगों ने डिवोर्स फाइल कर दिया। और वो चीज़ देख के हम सब लोग घबरा गए थे, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि मैं एक गाँव में रहती हूँ और गाँव में शादी के बाद ये सब कभी नहीं होता है और मैंने देखा भी नहीं था कभी, पहले कभी सुना भी नहीं था। हाँ, 1 महीने, 1 साल, 2 साल उस बीच हो सकते हैं, पर 15 दिन के अंदर ये सब होता है, ये ना कभी हम लोगों ने देखा है और ना ही सुना है। और जब नोटिस आया, तब उस नोटिस को देख के मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और मैंने मम्मी को सिर्फ़ एक ही बात बोली थी कि मम्मी मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे दोबारा शादी करने से बहुत डर लगता है और मैं क्या मुँह दिखाऊँगी दुनिया को कि 15 दिन के अंदर ही तुझे छोड़ दिया है। मेरी मम्मी भी बहुत रोई। हमारे घर पे सब लोगों ने खाना-पीना छोड़ दिया था। पानी। और फिर जाके हम लोगों को भी उनके खिलाफ केस डालना पड़ा था, क्योंकि उनके मन में तो दहेज को लेके ही थी सारी बातें। पर ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाए थे कि उनको दहेज की भी डिमांड थी और उनके मन में ये सब भी था कि उन्होंने मेरे सामने ये भी बोला था कि पापा के घर से कुछ लाई नहीं हो और मेरे इतने बड़े महल में तुम ऐश करोगी? ऐसा होता है क्या कभी? कि तुम कुछ लाई नहीं हो और ये सब हम लोगों ने मेहनत से बनाया है, ऐसे ही तुम आ जाओगी और इस घर में ऐश करोगी? और फिर जाके उन लोगों ने मेरे खिलाफ डिवोर्स फाइल किया था और फिर मैंने भी उन लोगों के खिलाफ केस किए थे, क्योंकि अगर मैं केस नहीं करती तो उन लोगों ने मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए थे वो सारे सिद्ध हो जाते। हालाँकि मैं कोर्ट केस इन सब चीज़ों से बहुत डरती थी। मैं पुलिस के सामने जाने से डरती थी, मैं कोर्ट जाने से डरती थी। मैं मम्मी को हमेशा यही बोलती थी कि मम्मी आप चले जाओ मेरे बदले, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे दूसरों के सामने बात करनी नहीं आती थी। अगर सब लोग कुछ बोलेंगे तो मैं भूल जाती हूँ। इस वजह से मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आप चले जाओ, पापा जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी मुझे बोलती थी बेटा तुझे तो जाना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें करके मैंने 2 साल तक कोर्ट केस लड़े हैं उन लोगों के साथ। और फिर जाके मेरे ससुर जी बहुत सक्षम थे, क्योंकि मेरे पापा से वो बहुत ज़्यादा सक्षम थे, पैसे वाले थे और उन्होंने कैसे भी करके डिवोर्स मुझसे एक तरफ़ा उन लोगों ने ले ही लिए थे। और फिर मैंने सारे उम्मीद ही छोड़ दिए थे और मैं हमेशा डिप्रेशन में रहा करती थी, घर में बंद रहा करती थी, मैं किसी के सामने नहीं जाती थी। गाँव में कहीं पे भी कोई फंक्शन हो तो मैं वहाँ पे नहीं जाती थी, मैं बस अंदर ही अंदर घुटती थी। मम्मी मुझे बोलती थी कि चल थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, पर मैं कहीं भी नहीं जाती थी। मैं कहती थी नहीं मम्मी मुझे दूसरों का सामना नहीं करना है। सब लोग यही बोलते थे कि तेरे पापा ने तेरे लिए इतना बड़ा गलत फैसला लिया है। ये सारी चीज़ें मैं सुनती थी। जिन लोगों के विचार मेरे लिए अच्छे थे, वो लोग भी मेरे लिए अब गलत विचार रखते थे। वो लोग भी कहते थे कि इसी में कोई बुराई होगी जिस वज़ह से इसको छोड़ दिया है। ये सारी चीज़ों का सामना करती थी, मैं बहुत बार डिमोटिवेट होती थी, अंदर ही अंदर रहती थी, कहीं पे भी नहीं जाती थी, घुटती थी अंदर ही अंदर। इन सारी चीज़ों को मैंने फेस किया और फेस करने के बाद मैं और फिर जाके हुआ ये कि मैं रात-रात भर देखती थी मेरे पापा रोते थे, मम्मी रोती थी, खाना नहीं बनता था हमारे घर पे। और ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, जैसे कि मैं संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो भी देखती थी। और यूट्यूब को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मम्मी भी मुझे कितना समझाती, पर यूट्यूब के ज़रिए से मैं जोश टॉक के वीडियो देखती थी, बहुत सारी लड़कियों के वीडियो देखती थी और ये सारी चीज़ें देख के मैंने सोचा कि मैं उसी घर में जाऊँगी, क्योंकि दोबारा शादी तो मुझे करनी ही नहीं थी कभी।
और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत चली। फिर मैंने ये सोचा कि मैं मेरे हस्बैंड से कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन एक दिन यही हुआ कि मैं भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और मैं हमेशा उस टाइम जब मेरे साथ ये सब हुआ था, तब मैं पूजा ही करती थी ज़्यादातर, पर भगवान ने मेरी सुनी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे फ़ोन किया, क्योंकि उस टाइम उन्हें पता चल गया था कि मेरे मम्मी और बहन ये लोग गलत है और शिवानी गलत नहीं है। फिर उनसे मेरी बात होने लगी थी और हम दोनों फिर से बात करने लगे थे। लेकिन मेरी मतलब सास ये सब लोग चाहते थे कि हम दोनों दोबारा कभी ना मिले, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की और फिर जाके वो मुझे लेके गए। और लेके जाने के बाद मैं उनके घर पे भी गई और जाने के बाद उन लोगों ने मुझे फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया और फिर हम दोनों अलग से रहने लगे। जब हम दोनों अलग से रहने लगे तब हम दोनों बहुत खुश थे, हम दोनों किराए से रहते थे। और इसी खुशी को देख के मेरी सास को बिल्कुल सहन नहीं हुआ, उन्होंने मुझे दोबारा घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उन्होंने मुझे फिर से 10 दिन एक साथ रखा और फिर से मुझे अलग कर दिया। और हम लोगों से किराए मांगते थे कि इस घर में रहना होगा तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते थे तो हम लोगों को घर बुला लिया, और जब कमाई अच्छी नहीं हो रही थी लॉकडाउन में, तो उन लोगों ने क्या किया कि अब मुझे अलग कर दिया और हम दोनों फिर से अलग रहने लगे। पर कुछ दिन अलग भी रहे, फिर उन्होंने ऐसा बोला कि ये घर ही तुम खाली कर दो, और उसके लिए मेरे लिए फिर से वन स्टॉप सेंटर में केस लगा दिया। और मैं इतना डरती थी कोर्ट केस से, पर मुझे फिर से वही कोर्ट केस झेलना पड़ा और मैं फिर से कोर्ट केस जाती थी। पर हुआ ये कि लॉकडाउन का टाइम था और उस टाइम इस कोर्ट केस को झेलते-झेलते मैं इतनी बीमार हो गई थी और बीमारी के चलते मैं सांस नहीं ले पा रही थी। सब लोगों ने सोचा था कि मुझे कोरोना हुआ है। और उस टाइम मेरे मम्मी-पापा अलग स्टेट में है, राजस्थान और एमपी पड़ता था, तो मुझे लेके भी नहीं आ पा रहे थे। और फिर मुझे मेरे पापा ने गाड़ी भेजा और गाड़ी भेज के मुझे लेके आए। और उस टाइम मेरे पास एक रेस्पिरेटर था सांस लेने की, जिससे मैं सांस को खींच रही थी और ले रही थी। 350 किलोमीटर दूर मैं आऊँगी, पर उस टाइम मेरी ननद ने मुझसे वो रेस्पिरेटर तक छीन लिया था और मुझे ऐसे ही भेज दिया था। और उस टाइम मेडिकल में रेस्पिरेटर भी अवेलेबल नहीं थे। मैं बहुत मुश्किलों से पूरी रास्ते आई और मैं बस यही सोचती रही कि मरना तो मुझे है, पर मैं मेरे मम्मी पापा के पास जाके ही मरना चाहती हूँ। और फिर जाके जब विशाल ने मुझे लिया तो उसे सारे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया कि अगर तू उस लड़की के साथ रहेगा तो तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा इस जायदाद का। और इसीलिए आज मैं और मेरे हस्बैंड मेरे पापा के घर रहते हैं। हम दोनों इन सारी चीज़ों से जूझ के, और वो मेरी सास और मेरी ननद वो दोनों खुश है। हम लोगों को उनका कुछ भी नहीं चाहिए और मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस वो लोग मुझसे दूर रहे, क्योंकि बात मेरी जान पे बनाई थी। उस टाइम ऐसा दौर था कि मैं शायद मर भी जाती, पर उन लोगों को कोई एहसास नहीं था इस चीज़ का। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंदर मैंने अपने मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू देखे, मैंने भी बहुत दुख झेले, जो मेरे लिए झेलना बहुत मुश्किल था। पर इन सब के दौरान मैंने अपना जोश और जज्बा, इन दोनों चीज़ों को कभी नहीं खोया। जिन हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया था, वही हस्बैंड आज मेरे साथ है, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। उनको भी पता चल गया कि मैं गलत नहीं हूँ और मैंने अपने अधिकार और हक के लिए ना कभी झूठ बोले, और उन्हीं को पता चल गया था कि मैं सच हूँ और झूठ कौन है। तो मैं इस जोश माटी के मंच पर हूँ और मैं इस मंच से आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि बेटियाँ जो है उनके सम्मान करें, और उनकी शादी भी जब भी करें तो बहुत ही सोच समझ के करें। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं।
लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।